मान लो ये हम सेल साइकिल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेल साइकिल बना रहे हैं। चलो ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, दिस इज G1, क्लियर हो गया। ये मैंने बना दिया दिस इज S फेज, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज G2 फेज, फिर बना दिया प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। तो देखो याद करने का निमोनिक्स है, P से प्रोफेज का पप्पू, कैन, डांस, साला। समझ में आ गया, इतना तो याद रख लोगे, पप्पू, कैन, डांस, साला। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर में दोनों पास पास आ जाते हैं, ये आ गए पास पास। समझ में आ गया। तो दो मोनोवैलेंट पास आ गए तो क्या कहलाएगा, एक बाइवैलेंट। बताओ जरा, मोनोवैलेंट प्लस मोनोवैलेंट, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। सेल साइकिल के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसने पूछा है, समझ में आ गया। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, बिल्कुल सही, जीन्स कंट्रोल करते हैं। दूसरा बताओ, डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, बिल्कुल सही, कौन किस में होती है, एस फेज में। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज मैक्सिमम इन एम फेज, बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम फेज किस में होती है, आप मुझे बताओ जरा, इंटरफेज में होती है, तो ये गलत है। पूरा क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। मुझे बताओ, एम फेज यूजुअली एंड्स विद द साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सही, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपसे बोला ना, हर एक क्वेश्चन हम कवर करते हुए, हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है, आगे आओ। अब मुझे बताओ जरा, ह्यूमन सेल इन कल्चर डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स ड्यूरिंग दिस। देखो अब मुझे बताना, जो ह्यूमन सेल होता है, बहुत अच्छे समझना, जो ह्यूमन सेल होता है वो 24 आवर में डिवाइड होता है, जिसमें से आप मुझे बताओ जरा, यदि हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल का टोटल ड्यूरेशन मान लो 24 आवर्स है। कितना है, 24 आवर्स है। तो इसका आप मुझे बताओ जरा, 95% क्या है, इंटरफेस। क्या है, आप मुझे बताओ जरा, इंटरफेस। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ जरा, 5% ही क्या है, एम फेज। कौन सा फेज है, एम फेज, सबसे ड्रामा वाला फेज है। कौन सा फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अरे नाम ही बता रहा है, एम फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसको कौन सा फेज बोलेंगे, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलेंगे, बन जाएगा एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इंटरफेस लास्ट फॉर 1 आवर, गलत। क्लियर हो गया। 24 आवर्स में से मोर देन 22 टू 23 आवर्स रहेगा। क्लियर हो गया। G1 S एंड G2 लास्ट फॉर मोर देन 22 आवर्स, बिल्कुल सही। G1 S G2 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरफेस। S फेज टेक्स मोर देन, गलत, ओनली 5%। M फेज टेक्स 50% ऑफ द टाइम। तो आंसर क्या चला जाएगा, देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, इसके ऊपर कवर हो गया, तो आंसर जाएगा सेकंड। आगे आओ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब जरा ध्यान समझना, G0 होता क्या है, रुका हुआ जीवन। समझना जरा, रुका हुआ जीवन ही क्या कहलाता है, G0। समझ में आ गया, रुका हुआ जीवन ही क्या कहलाता है, G0। मान लो ये हम सेल साइकिल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेल साइकिल बना रहे हैं। चलो ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, दिस इज G1, क्लियर हो गया। ये मैंने बना दिया दिस इज S फेज, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज G2 फेज, फिर बना दिया प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। अब देखना, मान लो कोई सेल है, वो यहां से शुरू हो रहा है, यहां से मान लो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, हम ऐसे बना दे रहे हैं। क्लियर है। यहां से मान लो कोई सेल है, अब वो डिवीजन में एंटर कर रहा है, ये देखो जरा, ये डिवीजन में एंटर कर रहा है, और यहां तक आते आते अब इससे 2 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। अब ये नेक्स्ट साइकिल में जब इंटर करेगा, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये इससे कितने सेल बन गए, आप मुझे बताओ जरा, कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। अब ये नेक्स्ट साइकिल में इंटर करेगा तो इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। समझ में आ गया, कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन है ये कंटिन्यूअसली ऐसे घूम के ऐसे आ जाए और ऐसे 2 सेल बना दे। क्लियर हो गया। तो इसमें ये कहीं रुका ही नहीं, ये कहीं पर रुका ही नहीं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये जीवन में आए और जीवन में आने के बाद में जीवन को एग्जिट कर जाए। समझ में आ गया। और ये यहां पर पड़ा हुआ है, ये इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। लेकिन यदि इसको स्टिमुलस दिया तो ये वापस लौट के आ गया। इसका मतलब G0 में जाने के लिए उसको जीवन में अंदर आना ही पड़ेगा। G0 में जाने के लिए उसको जीवन में आना ही पड़ेगा। अरे आप मुझे बताओ, कहीं भी जाना है तो पहले जीवन में आना पड़ेगा। मरा हुआ इंसान थोड़ी कुछ कर सकता है। कहीं भी जाना है तो जीवन में आना पड़ेगा। तो G0 में जाने के लिए जीवन में आना पड़ेगा। अब G0 की 2 स्टेजेस होती है। देखो,
इस ड्यूरेशन में मेटाबॉलिज्म तो सेल करता है, इस ड्यूरेशन में मेटाबॉलिज्म तो करता है, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं करता। ये कौन सी स्टेज है यहां पर मुझे बताओ जरा, दिस इज जी नॉट। ये कौन सी स्टेज है, जी नॉट। तो देखो जरा, सेल डू नॉट प्रोलिफरेट, बिल्कुल सही, इस ड्यूरेशन में प्रोलिफरेट नहीं कर रहा। ऑल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज, रुकी हुई स्टेज, बिल्कुल सही। सेल रिमेन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत भैया, मेटाबॉलिकली कैसा होगा, एक्टिव। ये कैसा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हार्ट सेल एग्जिट जीवन फेज टू एंटर दिस फेज, बिल्कुल सही। हार्ट सेल, नर्व सेल, हार्ट सेल, नर्व सेल, ये क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं आप मुझे बताओ जरा, एग्जिट कर जाते हैं। क्लियर हो गया, तो सभी को समझ में आ गया, तो सभी को जी नॉट क्लियर हुआ। याद रखना, हर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा होता है, समझ में आ गया, चाहे वो मल्टीप्लाई करे चाहे वो मल्टीप्लाई ना करे, लेकिन वो हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, मिल गया। सबसे ज्यादा ड्रामा करने वाला कौन है, मूवी फेज ऐसे मान लो, सबसे ड्रामा किसमें होता है, बताओ जरा जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर, एम फेज, आ गया। When viewed under the microscope, cell do not show Golgi complexes, ER, nucleolus and nuclear envelope. ऐसा किसमें होता है, एंड ऑफ प्रोफेज। किसमें होता है, एंड ऑफ प्रोफेज में। देखो प्रोफेज की बिगनिंग किससे शुरू होती है, समझ में आ गया, तो इसमें निमोनिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेज। क्लियर हो गया, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेज। क्लियर है, दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो प्रोफेज को मैंने डिवाइड कर लिया अर्ली एंड लेट। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, अर्ली एंड लेट प्रोफेज। और यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेटाफेज। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेटाफेज की। अच्छे से समझना, तो देखो याद करने का निमोनिक्स है, पी से प्रोफेज का पप्पू, कैन, डांस, साला। समझ में आ गया, इतना तो याद रख लोगे, पप्पू कैन डांग साला। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, पप्पू कैन डांग साला। अब सी से दो चीजें होती हैं, समझ में आ गया, सेंट्रियोलर मूवमेंट। क्या होता है, सेंट्रियोलर मूवमेंट। जो भी चीज इसमें बिगिन होती है वो सब कुछ इसमें फिनिश होती है। जो भी अर्ली प्रोफेज में बिगिन होता है वो मेटाफेज में फिनिश होता है। यहां पर आप मुझे बताओ, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का बनना शुरू होता है इसमें, फिनिश होता है इसमें। क्लियर हो गया, आप डी से आ जाओ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें बिगिन, इसमें फिनिश। डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, किसकी बात कर रहे हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ये बस चीज इसमें बिगिन होती है और इसमें फिनिश होती है। किसमें, लेट में। समझ में आ गया, इसमें फिनिश होती है। और यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, किसकी बात कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। देखो ये सारी चीजें इसमें बिगिन होती है, मेटाफेज में फिनिश होती हैं, एक्सेप्ट दिस डिसअपीयरेंस वाले को। ये किसमें फिनिश होता है, लेट में। किसमें फिनिश होता है, लेट में। सभी को समझ में आ गया, किसमें फिनिश होता है, लेट में। तो एंड ऑफ प्रोफेज जाएगा, क्या जाएगा, एंड ऑफ प्रोफेज जाएगा। हो गया पूरा क्लियर, सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब आगे आ जाओ, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। बताओ जरा, सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग किसमें होती है, एनाफेज में। क्रोमोसोम 20 से फट जाते हैं, 2 में बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोम 20 से फट जाते हैं, 2 में बढ़ जाते हैं। सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग किसमें होगी, आप मुझे बताओ जरा, किसमें स्प्लिटिंग होगी, एनाफेज में। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग जीवन फेज। बिल्कुल सही है, जीवन फेज में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनेल होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ, दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो माइटोसिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं आप समझना। माइटोसिस का सबसे पहला फंक्शन होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिपेयर, दूसरा फंक्शन क्या होता है, रिपेयर। और तीसरा होता है मेंटेन साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मेंटेन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। समझ में आ गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करना। तो ये इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं।
तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बन जाएगा। आगे आ जाओ। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आ जाओ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकरेक्ट मैच की बात कर रहे हैं। लैप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, बिल्कुल सही। देखो नाम ही बता रहा है, एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। हम किसकी बात कर रहे हैं? एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया? तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्रोमैटिन्स होते हैं इस तरीके से, ये क्रोमैटिन्स अब कंडेंस्ड होके ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में आने लगते हैं। क्रोमैटिन्स किसके फॉर्म में आने लगते हैं? क्रोमैटिन क्रोमोसोम के फॉर्म में आने लगते हैं। जाइगोटीन, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बताओ जरा, यहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है। बिल्कुल सही है। अब देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम, और यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया, दिस इज द मैटर्नल क्रोमोसोम। इनके बीच में आप मुझे बताना, ऐसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। क्लियर है? और इन दोनों का पास पास आना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इनका पास पास आना क्या कहलाता है? सिनेप्सिस। मिस्टर शर्मा मिसिस शर्मा पास पास आ गए, मिस्टर पटेल मिसिस पटेल पास पास आ गए, सिनेप्सिस। मिस्टर तिवारी मिसिस तिवारी पास पास आ गए, क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस को कराने के लिए तो मुझे बताओ जरा, इन दोनों की पेयरिंग हो रही है। बताओ जरा, यहां पर क्या हो रही है? पेयरिंग। क्लियर है? और ये पेयरिंग ऑफ किसकी हो रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। इसको क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस। अब मुझे बताओ जरा, ये सिनेप्सिस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम हो जाएगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम हो जाएगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो यहां पर ये बिगिन होता है, बिगिन होता है जाइगोटीन में। क्लियर है? और इसका फॉर्मेशन फिनिश होता है, इसका फिनिश फॉर्मेशन किस में होता है? पैकेटीन में। किस में होता है? पैकेटीन में फिनिश होता है। आगे आ जाओ। डिप्लोटीन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन नहीं होता, किस में होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। किस में होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। किस में होता है मुझे बताओ जरा? डाइकाइनेसिस में होता है। अरे सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। पैकेटीन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? डिप्लोटीन में काइज्मा दिखता है, डिप्लोटीन में काइज्मा दिखता है, याद रखना। क्लियर हो गया? कौन सी स्टेज में दिखता है? डिप्लोटीन में दिखता है। सभी को इतना क्लियर हुआ? बताओ जरा, सभी को क्लियर हुआ? तो चलो जरा पांचों स्टेज एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लैप्टोटीन, कौन सी स्टेज है? लैप्टोटीन। चलो मैं ऐसे डब्बा बना दे रहा हूं तो आपको ऐसे अलग से दिख जाएगा। यहां देख रहे हैं हम लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के बाद देखेंगे जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद देखेंगे पैकेटीन, पैकेटीन के बाद देखेंगे डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद क्या देखेंगे? डाइकाइनेसिस। क्या देखेंगे? डाइकाइनेसिस। तो नाम लिख लें। सबसे पहले इसका नाम हम लिख रहे हैं लैप्टोटीन। क्या नाम लिख रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? लैप्टोटीन। क्लियर है? इसका नाम हम क्या लिख रहे हैं? जाइगोटीन। क्लियर हो गया? इसका नाम हम क्या लिख रहे हैं? पैकेटीन। क्या नाम लिख रहे हैं? पैकेटीन। इसका नाम क्या लिख रहे हैं? डिप्लोटीन। क्या नाम लिख रहे हैं? डिप्लोटीन। और इसका नाम क्या लिख रहे हैं? डाइकाइनेसिस। समझ में आ गया क्या है डाइकाइनेसिस? याद रखना, कंडेंसेशन यहां पर जो बिगिन हो रहा है, जो कंडेंसेशन यहां पर बिगिन हो रहा है, समझ में आ गया? इस तरीके से मान लो ये कंडेंसेशन ऐसा है। क्लियर है? बिगिन हो रहा है, वो कंडेंसेशन यहां पर फिनिश हो जाता है। यहां पर क्रोमोसोम सबसे छोटे सबसे यहां पर आ जाते हैं, याद रखना। ये देखो जरा, डाइकाइनेसिस में इस तरीके से क्रोमोसोम सबसे ऐसे आ जाते हैं, फुली कंडेंस हो जाते हैं इसमें। तो यहां से यहां तक ऐसा चलेगा, ये चीज याद रखना। क्लियर हो गया? जो कंडेंसेशन यहां पर शुरू हुआ है, वो कंडेंसेशन यहां डाइकाइनेसिस में फिनिश होता है। कब फिनिश होता है मुझे बताओ जरा? डाइकाइनेसिस में कंडेंसेशन फिनिश होता है। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, चलो यहां पर हम बना देते हैं, एक एक को बनाते हैं। ये बना दिया एक पैटर्नल, समझ में आ गया? ये क्या बना दिया यहां पर? मैटरनल। और इसको थोड़ा सा कंडेंस कर ले रहे हैं, इसको क्या कर ले रहे हैं? थोड़ा सा कंडेंस कर ले रहे हैं जिससे ये दिख जाए। ये इसको थोड़ा सा कंडेंस कर लिया, समझ में आ गया? क्या कर लिया? इसको थोड़ा सा ऐसे कंडेंस कर लिया तो ये लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो गया। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
ये हम पेयरिंग कर दे रहे हैं, मैं पूरा बना के बता रहा हूं, बट मैक्सिमम कंडेंसेशन वहीं पर ही अचीव होता है। अब ये पेयरिंग हो जाएगी, और इस पेयरिंग के लिए आप मुझे बताओ जरा कौन आ जाएगा यहां पर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब मुझे बताओ जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली पैक हो जाएंगे। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। यहीं पर आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, इसी स्टेज में क्या होता है, इसी स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है मुझे बताओ जरा, क्रॉसिंग ओवर। पूरे सेल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना। देखो जरा यहां पर आप समझना, क्लियर हो गया, ये एक क्रोमोसोम समझ में आ गया, ये दूसरा क्रोमोसोम क्लियर हो गया, दिस इज मोनोवेलेंट, दिस इज मोनोवेलेंट, दोनों को मिला दिया तो बाइवेलेंट। क्लियर हो गया। अब इनके बीच में एक्सचेंज होगा, ये पार्ट यहां चला जाएगा, मान लो ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा, तो ये देखो मैं बना दे रहा हूं। तो ये मटेरियल एक्सचेंज हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, मटेरियल एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, ये देखो, बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, सभी को समझ में आ गया, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। समझ में आ गया। अब मुझे बताना जरा, अब यहां पर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूटने लगेगा। अब टूटने लगेगा, हर जगह से टूट जाएगा, लेकिन जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस जगह पर ये फंसा रह जाएगा। समझ में आ गया। उस जगह पर अकेले पे ये क्या रह जाएगा, ऐसे फंसा रह जाएगा। ये देखो जरा, ऐसे फंसा रह जाएगा, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस जगह पर ये फंसा रह जाएगा, बस ऐसे। क्लियर है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर, देखो जरा ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो जरा, एक ऐसे बना हुआ है और एक ये ऐसे बना हुआ है, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइज्मा। बताओ जरा इस एक्स को क्या बोलते हैं, काइज्मा बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, काइज्मा। क्लियर हो गया। अब ये काइज्मा टूट के अलग हो जाएगा, और काइज्मा टूट जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ काइज्मा हमेशा किसमें होता है, डाइकाइनेसिस में। किसमें होता है, मुझे बताओ जरा, डाइकाइनेसिस में होता है। ये दोनों अलग अलग हो गए, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। यहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहां सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो रहा है, यहां फिनिश हो रहा है, यहां टूटना शुरू हो रहा है, यहां कंप्लीटली टूट गया। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज काइज्मा। अब जरा मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट देखो जरा, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, टेट्रेट, ये सब देखो जरा, डायट, टेट्रेट सब देखो। यहां पर आप मुझे बताना, इसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट। चलो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोवेलेंट। ये मैंने क्या बना लिया, दीज आर मोनोवेलेंट। ध्यान से समझना, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, ये है मोनोवेलेंट, एक सिंगल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट। इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मोनोवेलेंट। क्लियर हो गया। अब मुझे बताना जरा, फिर से यहां पर इसको बना देते हैं। अब मुझे बताओ जरा, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड। बताओ जरा, ये दोनों ही क्या है, टू सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या है, टू सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है। यहां पर भी आप मुझे बताओ, ये दोनों क्या है, दीज आर टू सिस्टर क्रोमैटिड। बताओ जरा, ये दोनों क्या है, टू सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों टू सिस्टर क्रोमैटिड क्यों है, क्योंकि इन दोनों के अंदर डीएनए सेम है। क्योंकि इनके अंदर डीएनए क्या है, सेम है। बताओ जल्दी से, इनके अंदर डीएनए क्या है, सेम है। तो अब मुझे बता देना जरा, लेकिन यहां पर ये दोनों क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर। बताओ जरा, ये दोनों क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर। समझ में आ गया, ये क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब देखो जरा, अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर में दोनों पास पास आ जाते हैं, ये आ गए पास पास। समझ में आ गया। तो दो मोनोवेलेंट पास आ गए, तो क्या कहलाएगा, एक बाइवेलेंट। बताओ जरा, मोनोवेलेंट प्लस मोनोवेलेंट, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे, बाइवेलेंट बन जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर भी आ गए ये, यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, ये आ गए। तो बताओ जरा, दो सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर हैं, दीज आर टू सिस्टर क्रोमैटिड, दीज आर टू सिस्टर क्रोमैटिड। तो इन दोनों के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, टेट्रेड।
कौन सा वर्ड आएगा? टेट्रेड। याद रखना बाइवेलेंट और टेट्रेड एक ही चीज होती है, बाइवेलेंट और टेट्रेड एक ही चीज होती है। ये जस्ट विजिबल होते हैं जाइगोटीन में और क्लियरली विजिबल होते हैं पैकेटीन में। समझ में आ गया? क्लियरली विजिबल होते हैं पैकेटीन में। सभी को क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। Chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. बताओ जरा, chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled, बताओ जरा, assembled to prepare the homologous chromosome for separation. fully condensed अभी बताया था किसमें fully condensed होते हैं? डाइकाइनेसिस में। किसमें होते हैं? डाइकाइनेसिस में। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले इतना बताते जाओ। सभी को इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? आगे आ जाओ। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remains associated their centromere. ऐसा किसमें होता है? मेटाफेज 1 में। किसमें होता है? मेटाफेज 1 में। समझ में आ गया? अरे मेटाफेज में? बिल्कुल नहीं, फिर से बता दो जरा। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट मेटाफेज 1 में तो मिडिल में मिल जाते हैं भैया। समझ में आ गया? ये देखो जरा, इस तरीके से मिडिल में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज। क्या बोल देते हैं? मेटाफेज। और यही जब अलग अलग हो जाते हैं, देखो जरा, यही जब अलग अलग हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं एनाफेज। क्या बोल देंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज 1। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज 1। तो आंसर क्या जाएगा? एनाफेज 1। मिडिल में मिल गए, मेटाफेज। ये देखो जरा, ये मिडिल है, ये क्या है? मिडिल है। तो मुझे बताओ, मिडिल में मिल गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज 1। क्लियर है? क्या बोलेंगे? मेटाफेज 1। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज 1। क्या बोलेंगे? एनाफेज 1। सभी को समझ में आ गया? तो मैंने आपको लेप्टोटीन बता दिया, जाइगोटीन बता दिया, पैकेटीन बता दिया, डिप्लोटीन बता दिया, डाइकाइनेसिस बता दिया, मेटाफेज 1 बता दिया, एनाफेज 1 भी बता दिया। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब ये कौन सी स्टेज है मुझे बताओ? ये मिडिल में है ना, ये देखो, ये मिडिल में अरेंज है। ये देखो जरा, सभी मिडिल में अरेंज है। तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? बताओ जरा। इट रिप्रेजेंट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। नहीं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे पहचानोगे होमोलोगस क्रोमोसोम है? देखो जरा, ये कैसे बने हुए हैं आप देखो जरा, ये ऐसे बने हुए हैं। ये देखो जरा, क्लियर हो गया? ये इस तरीके से ऐसे बने हुए हैं। सो दीज आर बाइवेलेंट्स। बाइवेलेंट्स अरेंज एट इक्वेटर। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज। बाइवेलेंट अलाइन ऑन इक्वेटर। बिल्कुल सही। इट शोज द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। अभी बिगिनिंग नहीं हुई। समझ में आ गया? सो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म डायट। कुछ नहीं, तो आप मुझे बताओ बाइवेलेंट्स, ये बाइवेलेंट है ना, तो बाइवेलेंट कहां पर अरेंज हो गए? इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो गए। बन जाएगा। आगे बढ़े? आगे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। आप मुझे बताना जरा, इसमें पूछा है इनकरेक्ट फॉर मियोसिस। किसके लिए पूछा है? इनकरेक्ट फॉर मियोसिस। 2 न्यूक्लियर डिवीजन। बिल्कुल सही। मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही। कब? एस फेज में। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल इन द एंड। बिल्कुल सही। जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? वेरिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है? आप मुझे बताओ जरा। वेरिएशन। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली इनकरेक्ट कौन सा जाएगा? ओनली डी इज इनकरेक्ट। ओनली डी इज इनकरेक्ट बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आप जरा ध्यान से देखना। जीवन से जब हम G2 में जाते हैं, समझना जरा, हम किस में जाते हैं? जीवन से G2 में जाते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या कॉमन होता है? देखो याद रखना, कितना आसान है। कॉमन होता है क्रोमोसोम नंबर। कॉमन होता है क्रोमोसोम का नंबर। समझ में आ गया? कितना सिंपल है। कॉमन होता है क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, डबल होता है। क्या डबल होता है? आप खुद बताओ जरा। डबल होता है डीएनए का अमाउंट। डबल, डी फॉर डबल, डी फॉर डीएनए, डीएनए अमाउंट। क्या डबल होगा? आप मुझे बताओ जरा। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। क्या डबल हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? क्या डबल हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो मुझे बताओ, यदि इसमें जीवन में एक्स है तो आप मुझे बताओ जरा, यदि एक्स क्रोमोसोम नंबर है या मान लो 20 क्रोमोसोम नंबर है, और आप मुझे बताना जरा डीएनए का अमाउंट कितना है? 40। तो बताओ जल्दी से,
G1 से G2 में यदि हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, कॉमन क्रोमोसोम का नंबर, बट डीएनए का अमाउंट डबल। समझ में आ गया? बट डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। सभी को क्लियर हो गया? तो देखो इसने क्या दिया हुआ है, सेल हैविंग 2n is equals to 20c, क्रोमोसोम विद 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसने क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है 20 और डीएनए का अमाउंट क्या दिया हुआ है? 2c। अब इसने पूछा है अंडरगोइंग द क्रोमोसोम ऑफ G1s एंड G2, तो G1 में तो यही रहेगा, G1 में यही रहेगा। आप मुझे बताओ जरा, S और G2 में सेम रहेगा? S और G2 में बिल्कुल सेम रहता है, जो S में वो G2 में। तो कॉमन रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, डबल हो जाएगा डीएनए का अमाउंट। समझ में आ गया? तो आपसे बन जाएगा, आंसर निकाल लोगे। क्लियर है? बताओ जरा, 24c, 24c, तो आंसर क्या जाएगा? 1। आंसर क्या जाएगा? 1। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आंसर क्या जाएगा? 1। कितना सिंपल है। G1 से G2 कॉमन है क्रोमोसोम का नंबर, G1 से G2 डबल है डीएनए का अमाउंट, कॉमन क्रोमोसोम नंबर, डीएनए डबल, डीएनए डबल। आया सभी को समझ में? हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं? आगे आओ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरकाइनेसिस। क्लियर है? आप मुझे बताना जरा, इंटरकाइनेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर हो गया? बढ़िया क्वेश्चन है। क्रोमोसोम रीचेस द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि जैसे ही मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस फिनिश होता है, वैसे ही कौन शुरू हो जाता है? वैसे ही इमीडिएटली शुरू हो जाता है कौन? इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद मियोसिस 2। तो इसीलिए फुली एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचते। क्लियर हो गया? इट इज जस्ट लाइक इंटरफेस, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। समझ में आ गया? इसमें डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है। बन जाएगा सेल ग्रोथ एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। जरा ध्यान समझना, सेल ग्रोथ एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि अब फिर से क्या करना है, क्रोमोसोम को अलग अलग करना है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा। अब आ जाओ, डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है। तो आंसर मिल गया, क्या जाएगा? सी। आगे आ जाओ। इफ अ सेल एट इंटरफेज स्टेज हैज 2n is equals to 40, इट विल फॉर्म हाउ मेनी बाइवेलेंट। बहुत सिंपल सा है, आप मुझे बताना जरा, बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर आप मुझे बताओ, अभी क्रोमोसोम का नंबर जरा काउंट करके बताओ, कितना क्रोमोसोम है? 1, और ये है 2। अब जरा बाइवेलेंट बताओ, कितने बाइवेलेंट आ जाएंगे? बताना जरा जल्दी से। तो मुझे बताओ जरा, बाइवेलेंट यहां पर कितने हो जाएंगे? दिस इज 1। बताओ जरा बाइवेलेंट कितना है? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? बाइवेलेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1। तो जल्दी से आप मुझे बता दो जरा, क्रोमोसोम यदि 2 है तो बाइवेलेंट 1 है, तो क्रोमोसोम का नंबर यदि 40 है तो बाइवेलेंट का नंबर कितना हो जाएगा? 20। बाइवेलेंट का नंबर कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, 20। सभी को क्लियर हुआ? अरे सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, रिकॉम्बिनेस एंजाइम इज सीन इन, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की जरूरत कब पड़ती है? रिकॉम्बिनेशन के टाइम, क्रॉसिंग ओवर के टाइम रिकॉम्बिनेस एंजाइम की जरूरत कब पड़ती है? ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब कब पड़ती है? क्रॉसिंग ओवर। कब पड़ती है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर आप मुझे बताओ जरा कब होता है? पैकेटीन में। कब होता है? पैकेटीन में। और मुझे बताओ पैकेटीन किसका पार्ट होता है? प्रोफेज 1 का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रोफेज 1 का पार्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बोलो, आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ जरा, मैच कॉलम 1 एंड 2। क्लियर है? थोड़ा ध्यान समझना, मियोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? जेनेटिक वेरिएशन। क्लियर हो गया? अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अभी बताया था। माइटोसिस का काम क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर। और एस फेज का काम क्या होता है? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। देखो एक्चुअली में क्रोमोसोम डुप्लीकेशन वर्ड नहीं आना चाहिए, डीएनए डबल आना चाहिए। समझ में आ गया? बट एनसीईआरटी ने क्रोमोसोम डुप्लीकेशन वर्ड दिया हुआ है, तो हमको यही याद रखना है। तो बन जाएगा, आइडेंटिफाई कर लोगे, 1 का 3 है। समझ में आ गया? 1 का 3 कहां है? 2 ऑप्शन में है। अब मुझे बताओ बी का कहां पर है? 4 है। बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या जाएगा? ये आंसर जाएगा। बन जाएगा, बताओ जरा आंसर क्या जाएगा? थर्ड।
आंसर क्या जाएगा? थर्ड। सभी को क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। क्रोमोसोम, मुझे बताना क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व इन द डॉटर सेल। अब मुझे बताओ डॉटर सेल में कंजर्व करना है, डॉटर में नहीं। बात समझना जरा, डॉटर सेल में करना है, डॉटर में नहीं। यदि डॉटर में कंजर्व करना होता तो मियोसिस जाता, लेकिन डॉटर सेल में दिया हुआ है। समझ में आ गया? डॉटर सेल में दिया हुआ है तो आंसर जाएगा इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस। क्या आंसर जाएगा? माइटोसिस। सभी को क्लियर हो गया? अरे हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो मैं पूरा साइड में हट जाता हूं जिससे आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख जाए। समझ में आ गया? अब आ जाओ। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स ड्यूरिंग। मुझे बताओ न्यूक्लियर का किस में आता है? देखो कितना सिंपल है। टीलो। टीलो इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। इट इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना किसका फीचर है? टीलोफेज का फीचर है। किसका फीचर है? टीलोफेज का फीचर है। आगे आ जाओ। इफ सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? जैसे आप देखना, मान लो यहां पर सबसे पहले एक न्यूक्लियर, ये मान लो एक मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? न्यूक्लियस बना दिया। अब इसका आप मुझे बताओ जरा क्या हो गया? मान लो यहां पर हमने कराया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और फिर हम क्या देख रहे हैं? टीलोफेज। फिर हम क्या देख रहे हैं? टीलोफेज। सो टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। टीलोफेज में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। अरे सभी को समझ में आ गया? तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? टीलोफेज। अब इस टीलोफेज के बाद में क्या होना चाहिए? साइटोकाइनेसिस। तो एक ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाना चाहिए। तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाना चाहिए यहां पर? ध्यान से देखो जरा। अरे बन जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। एक एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। ये मैंने एक न्यूक्लियस यहां भेज दिया, एक न्यूक्लियस यहां भेज दिया। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया? दिस इज साइटोकाइनेसिस। दिस इज साइटोकाइनेसिस। लेकिन ये साइटोकाइनेसिस ना हो पाए तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए सिंसाइटियम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए सिंसाइटियम। बात समझ में आ गया भाई? न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाएगा यदि साइटोकाइनेसिस फेलियर हो गया तो। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अच्छा फिर से समझा दूं, ये वाला समझा दूं। कहां गया? डॉटर सेल और डॉटर न्यूक्लियस बता दूं। देखो जरा, हम डॉटर सेल की बात कर रहे हैं तो समझना जरा। यहां पर यदि 46 है, देखो जरा, जैसे मान लो ये मैंने एक सेल बना दिया, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब मुझे बताओ जरा, ये पेरेंटल सेल है, दिस इज पेरेंटल सेल। अब मुझे बताना जरा, इस पेरेंटल सेल से एक सेल बन गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डॉटर सेल। देखो जरा, इससे दो बन गए जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डॉटर सेल। और इसके अंदर भी 46 हैं। तो बताओ जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। इसको क्या बोल रहे हैं? डॉटर सेल। क्या बोल रहे हैं इसको? डॉटर सेल। तो बताओ जरा, डॉटर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर रखना, ये काम किसका है? माइटोसिस का या मियोसिस का? इट इज द फीचर ऑफ माइटोसिस। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है? लेकिन यदि डॉटर बोल देते, यदि डॉटर बोल देते तो आप मुझे बताओ जरा, उसको हम क्या बोल देंगे? बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे? जल्दी से मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे? देखो, कभी भी न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल आ जाए, हमेशा याद रखना है किसका फीचर होता है? टीलोफेज का फीचर होता है। दिस इज द फीचर ऑफ टीलोफेज।